मैं बताता हूं अभी तक हमने वेक्टर से रिलेटेड कौन कौन से ऑपरेशन सीखे हैं। हमने वेक्टर एडिशन सीखा सबसे पहले। हमने सबसे पहले वेक्टर एडिशन सीखा था और वेक्टर एडिशन को हमने भरपूर इस्तेमाल भी करा। जब भी फोर्सेस को ऐड करना था, जब भी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना था, तो वहां पर हमने वेक्टर एडिशन ही करा था। वेक्टर एडिशन के लिए हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कई जगह पर अप्लाई करा है, परपेंडिकुलर फोर्सेस को ऐड करा है और अलग अलग एंगल में फोर्सेस को ऐड करा है। हमने वेक्टर एडिशन सबसे पहले सीखा था और उसको अप्लाई करना सबसे पहले प्रैक्टिस करना चालू करा था। फिर हमने वेक्टर सब्सट्रैक्शन भी सीखा, वेक्टर सब्सट्रैक्शन भी देखा और हमने वेक्टर सब्सट्रैक्शन को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करा रिलेटिव मोशन एनालाइज करते समय, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालते समय, रिलेटिव वेलोसिटी निकालते समय, रिलेटिव एक्सीलरेशन निकालते समय। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेफरेंस। वहां पर हमने रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेक्टर सब्सट्रैक्शन ही तो करा था। फिर इसके बाद में हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स सीखा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को मैंने ही बड़े डिटेल में सिखाया था इन द चैप्टर WPE। हमने वर्क को डिफाइन करा था, इट्स F डॉट S, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और वहां पर हमने उसका एप्लीकेशन को सीखा। पूरे चैप्टर में जगह जगह पर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करते रहे और वर्क डिटरमाइन करते रहे। अब हम इस जगह पर वेक्टर का एक चौथा ऑपरेशन देख रहे हैं, उसको अब हम सीखेंगे, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वी ऑल्सो कॉल इट वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ vectors. We also call it vector product. We used to say cross product of two vector quantity. Cross product of two vector quantities is a third vector quantity. Cross product of two vector quantities is always a third vector quantity. दो वेक्टर क्वांटिटी का जब क्रॉस प्रोडक्ट करा जाए तो हमें जो तीसरी क्वांटिटी मिलती है वह भी हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट्स डिनोटेड लाइक दिस, A क्रॉस B। इट्स डिनोटेड एज A क्रॉस B। Here we have got vector A and here we have got vector B. They are at an angle of theta. दो वेक्टर्स मिलकर हमेशा एक प्लेन बनाते हैं। दो वेक्टर्स कहीं पर भी होंगे तो वह दोनों वेक्टर्स मिलकर हमेशा एक प्लेन बनाएंगे। किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरह से दो वेक्टर हो, इस तरह से दो वेक्टर होंगे तो ये प्लेन बन रहा है, किसी भी तरह से दो वेक्टर्स हमेशा प्लेन बनाएंगे। इस समय
वेक्टर ए और वेक्टर बी मिलकर जो प्लेन बना रहे हैं, दैट इज द प्लेन ऑफ बोर्ड। बोर्ड के प्लेन में दोनों वेक्टर्स हैं और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करा जा सकता है एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स वुड बी एक्सप्रेस्ड बाय मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इनटू एन कैप। मॉड ए मॉड बी sin theta into n cap. Mod A means magnitude of vector A. Mod B means magnitude of vector B. And here we have got sine of angle between the two vectors. And n cap suggests us the direction of the third vector. We used to say mod A, mod B, sin theta gives us magnitude of A cross B और resulting vector। जो रिजल्टिंग वेक्टर रहेगा उसका मैग्नीट्यूड होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, while n cap gives us the direction of resulting vector और A क्रॉस B। अब ये एन कैप की डायरेक्शन क्या होती है जरा समझे। एन कैप इज वंस अगेन n cap is always perpendicular to plane formed by vector A and vector B and given by right hand thumb rule. N cap is always perpendicular to plane of vector A and vector B given by right hand thumb rule. N cap is always perpendicular to plane formed by, मतलब वेक्टर A और वेक्टर B जो प्लेन बना रहे हैं दैट इज द प्लेन ऑफ बोर्ड, हम कहेंगे एन कैप वुड बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड। एन कैप जो होगा वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द बोर्ड या आउटवर्ड द बोर्ड। उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन समझने के लिए हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें। सीधे हाथ की उंगलियों को वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ घुमाएं। यदि सीधे हाथ की उंगलियों को आप वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ घुमाएंगे तो जो थंब है दैट वुड गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी विल हैव डायरेक्शन आउटवर्ड द बोर्ड। ए क्रॉस बी विल हैव द डायरेक्शन आउटवर्ड द बोर्ड। हम कहते हैं ए क्रॉस बी यदि करा जाए तो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड द बोर्ड होगा। अब जरा बी क्रॉस ए करें तो क्या होगा, B क्रॉस A। हम कहते हैं B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड तो वही का वही रहेगा, मॉड A मॉड B साइन थीटा, एंगल वही का वही है, मगर डायरेक्शन उलट जाएगा। B क्रॉस A यदि करा जाए तो हम सीधे हाथ की उंगलियों को B से A की तरफ घुमाएंगे। यदि सीधे हाथ की उंगलियों को B से A की तरफ घुमाएंगे तो हमारा अंगूठा इनटू द बोर्ड होगा। मतलब B क्रॉस A वुड बी ऑलवेज अपोजिट टू A cross B. It's minus of A cross B. This is vector product of two vectors or cross product of two vectors. मैं एक और बार समझाता हूं, फिर मैं इसको इधर अप्लाई करना सिखाऊंगा। इनफैक्ट
पूरे रोटेशनल चैप्टर में हम जगह जगह पर वेक्टर प्रोडक्ट समझेंगे। पूरा रोटेशनल चैप्टर वेक्टर प्रोडक्ट पर ही चलता है। कम से कम 500 बार आप वेक्टर प्रोडक्ट करोगे। ये अभी मैं समझाना चालू कर रहा हूं, क्लास ही क्लास में कम से कम 50 बार समझाऊंगा अलग अलग जगह पर कि इधर वेक्टर प्रोडक्ट देखिए कैसा है कैसा है। बहुत ज्यादा एकदम से लोड मत लो, समझने की कोशिश करो धीरे धीरे करके। अपने आप जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा परफेक्टली समझ में आता जाएगा। देखिए मैं समझा क्या रहा हूं। वेक्टर क्वांटिटीज में तरह तरह के ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स को आपने दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए और रिजल्टिंग वेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल करा था। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को आपने रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव एक्सीलरेशन डिटरमाइन करने के लिए आपने सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स सीखा था। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को आपने वर्क डिटरमाइन करने के लिए वहां पर आपने डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल करा, वहां पर वह चीज सीखी। और इस चैप्टर में आप वेक्टर का एक नया ऑपरेशन, एक नया ऑपरेटर देख रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसे हम क्या है वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट करा जा सकता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये दोनों दो वेक्टर हैं। एक सबसे पहला पॉइंट, दो वेक्टर मिलकर हमेशा एक प्लेन बनाएंगे, सिर्फ एक प्लेन बनाएंगे किसी भी तरह से रखे हुए। अभी जो मैंने प्लेन बनाया दैट इज अ प्लेन ऑफ बोर्ड। आई मीन टू से यह दो चौक दो वेक्टर्स को डिनोट कर रहे हैं। ये दो चौक को मैं ऐसे रख दूंगा तो ये प्लेन ऐसे बन रहा है, ऐसे रख दूंगा तो ये प्लेन ऐसे बन रहा है, ऐसे रख दूंगा तो ये प्लेन ऐसे बन रहा है। दो चौक ऐसे रख दूंगा तो ये प्लेन ऐसे बन रहा है। दो एरो हमेशा एक प्लेन बनाते हैं और उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल अवश्य होता है। वेक्टर ए एक एरो है, वेक्टर बी एक एरो है और इस समय दोनों एरो बोर्ड के प्लेन पर है। दे लाई ऑन द प्लेन ऑफ बोर्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा। इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट करा जा सकता है। और सबसे पहली बात, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज अ थर्ड वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटीज का जब क्रॉस प्रोडक्ट करा जाए तो एक तीसरी वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। जबकि डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन दोनों का डॉट करा तो एक स्केलर क्वांटिटी वर्क बन गई। मगर इधर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ थर्ड वेक्टर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिनोटेड लाइक दिस, ए क्रॉस बी। इट्स इक्वल टू mod A mod B sin theta n cap. This is the resultant of cross product और यह एक वेक्टर क्वांटिटी। इसमें यह जो क्वांटिटी है mod A mod B sin theta gives us magnitude of the resulting vector। इससे हमें रिजल्टिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाता है। एंड n cap gives us the direction of resulting vector। n cap से हमें डायरेक्शन मिल जाता है। अब n कैप से डायरेक्शन कैसे मिलेगा? n कैप इज अ यूनिट वेक्टर। n कैप इज यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है और इसकी डायरेक्शन n कैप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म बाय a एंड b। a और b के द्वारा जो प्लेन बन रहा है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है n कैप। n कैप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म बाय a एंड b। इट्स गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल कैसे भाई, जो आप क्रॉस कर रहे हो, ए क्रॉस बी कर रहे हो तो अपने सीधे हाथ की उंगलियों को ए से बी की तरफ घुमाओ। बी क्रॉस ए कर रहे हो तो सीधे हाथ की उंगलियों को बी से ए की तरफ घुमाओ। तो जो आपका सीधे हाथ का अंगूठा होगा
वह आपको बता देगा कि एन कैप की क्या डायरेक्शन। यदि ए क्रॉस बी करूंगा तो एन कैप आउटवर्ड द बोर्ड होएगा, और बी क्रॉस ए करूंगा तो एन कैप इनटू द बोर्ड होएगा। मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो सेम होएगा मगर डायरेक्शन अपोजिट होएगी। इसलिए मैं यह भी लिख सकता हूं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। अब मैं समझाता हूं मेरे इस रिलेशनशिप को। dl इज इक्वल टू डी थीटा क्रॉस आर। देखिए this is any body free to move on the plane of board. It's fixed at point O. Now this body is free to rotate on the plane of board about an axis passing through O perpendicular to board. The body is rotating in this direction. The body is rotating in anti-clockwise direction. And during this rotational motion, at any instant, particle P at a radius vector of R underwent differential angular displacement by angle d theta, linear displacement dl. This is angular displacement, this is radius vector, and this is linear displacement. अब सबसे पहले हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन समझ ले। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन समझने के लिए बॉडी जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है उस डायरेक्शन में हम सीधे हाथ की उंगलियों को घुमाते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आउटवर्ड द बोर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आउटवर्ड द बोर्ड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोर्ड के बाहर की तरफ। अब हम समझ लें रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। रेडियस वेक्टर हैव गॉट डायरेक्शन along the plane of board. First of all, understand that angular displacement vector and radius vector, the two vectors are perpendicular to each other. Angular displacement vector and radius vector are perpendicular to each other. Angular displacement vector, this is along axis of rotation, and radius vector is along plane of rotation. और यह बात मैं पहले ही बता चुका हूं, axis of rotation is always perpendicular to plane of rotation. Means angular displacement vector और radius vector हमेशा perpendicular है। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। अब dl वेक्टर डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी देख लो। दिस along the motion of particle. Now let's check the validity of this equation. हम कहते हैं dl वेक्टर should be written as mod of d theta vector mod of radius vector into sin theta into n cap. mod of d theta mod of r into sin theta की जगह मैं लिखूंगा sin 90, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, into n cap. Let's check
एन कैप। एन कैप चेक करने के लिए मैं अपने सीधे हाथ की उंगलियों को डी थीटा वेक्टर से रेडियस वेक्टर की तरफ रोटेट करूंगा और यह देखूंगा कि एन कैप की डायरेक्शन क्या है। क्या वह एन कैप की डायरेक्शन वही है जो डीएल की डायरेक्शन है? लेट्स चेक। डी थीटा इज अलोंग दिस डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोर्ड। डी थीटा इज अलोंग दिस डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोर्ड। रेडियस वेक्टर इज अलोंग दिस डायरेक्शन। We rotate fingers of our right hand from d theta vector to radius vector. Rotate along this direction. And n cap is observed to be along this. And it's same as dl, the direction of dl vector. जो dl की डायरेक्शन है वही मुझे एन कैप की डायरेक्शन दिख रही है। दिस डीएल इज पैरेलल टू एन कैप। बिल्कुल सही दिख रहा है। एंड द मैग्नीट्यूड, ऑब्जर्व डीएल, द मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल इज डी थीटा इंटू आर इंटू साइन थीटा इज 1 मीन्स डीएल is equal to r d theta. स्केलर रिलेशनशिप भी दिखने लगा। वेक्टर रिलेशनशिप देखकर यह चीज भी वेरीफाई हो रही है। आई विल से दिस इज द एग्जैक्ट वेक्टर रिलेशनशिप बिटवीन द 3 काइनेमेटिक पैरामीटर्स। ये जो 3 काइनेमेटिक पैरामीटर हैं, हमने अभी तक हमेशा इस स्केलर रिलेशनशिप पर ध्यान दिया। सर्कुलर मोशन पढ़ते समय इस स्केलर रिलेशनशिप के द्वारा सारा काम हो जाता है। कभी हमें वेक्टर रिलेशनशिप की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। क्योंकि हमें वेक्टर रिलेशनशिप की आवश्यकता नहीं पड़ी इसलिए हमने कभी लिखा भी नहीं। मगर वो तो सर्कुलर मोशन की बात थी। आज जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, हमें इस स्केलर रिलेशनशिप से सारा काम नहीं बनेगा। हम कई जगह पर अटक जाएंगे। बात को प्रॉपरली समझने के लिए वी वुड ऑलवेज नीड अ वेक्टर रिलेशनशिप एंड दिस इज द एग्जैक्ट वेक्टर रिलेशनशिप। इट्स डीएल इक्वल टू डी थीटा क्रॉस आर। अब इस जगह पर मैं एक बात और बता दूं। दिस vector relationship would always hold in differential form. It would hold only in this differential form. डिफरेंशियल फॉर्म में ही यह इक्वेशन होल्ड करेगी। फाइनाइट फॉर्मेट में यह इक्वेशन कभी भी होल्ड नहीं करेगी। यदि हम इस तरह की कोई इक्वेशन लिखना चाहें, इधर मैंने डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट लिखा, यदि मैं फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट लिखूं, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखूं और यह रेडियस वेक्टर लिखो, दिस इक्वेशन नेवर होल्ड, इट नेवर होल्ड, दिस इक्वेशन नेवर होल्ड। ये कभी भी होल्ड नहीं करेगी। क्यों होल्ड नहीं करेगी मैं बस समझाता हूं। एनी बॉडी फिक्स्ड एट पॉइंट ओ, किसी भी इंस्टेंट पर पॉइंट पी इधर है एंड दिस इज द रेडियस वेक्टर। इसका फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है और यह पार्टिकल पी पॉइंट क्यू पर आ जाता है और इस दौरान इसका फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट एल होता है।
सबसे पहली बात, ड्यूरिंग दिस फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेडियस वेक्टर वुड नेवर रिमेन कांस्टेंट। रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट रहे, मगर डायरेक्शन कांस्टेंट कहां है? इनिशियली रेडियस वेक्टर इस डायरेक्शन में है, कुछ समय के बाद रेडियस वेक्टर का यह डायरेक्शन हो जाएगा, कुछ समय के बाद रेडियस वेक्टर का यह डायरेक्शन हो जाएगा, और कुछ समय के बाद यह डायरेक्शन हो जाएगा। रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट है, मगर डायरेक्शन कांस्टेंट कहां है? और किसी भी वेक्टर का यदि डायरेक्शन बदल रहा है तो हम कहते हैं कि वो वेक्टर बदल रहा है, वो वेक्टर कांस्टेंट नहीं है। रेडियस वेक्टर वुड नेवर रिमेन कांस्टेंट, is not a constant. Vector R is not a constant during motion. मोशन के दौरान वेक्टर R कांस्टेंट नहीं रहेगा। दूसरी बात, फॉर फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वन वुड नेवर से दैट आर्क लेंथ इज इक्वल टू कॉर्ड लेंथ। आर्क लेंथ और कॉर्ड लेंथ कभी भी बराबर नहीं रहेगी। आर्क would not be equal to chord or the linear displacement. हम कहते हैं इस इक्वेशन को सिर्फ डिफरेंशियल फॉर्मेट में ही लिखा जा सकता है। इस इक्वेशन को कभी भी फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं लिखा जा सकता। ऑल्दो इधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कोई समस्या नहीं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो अभी भी राइट हैंड थंब रूल से ही दिया जाएगा, और जो भी कुछ उसकी वैल्यू है उसको रेडियन में लिखकर उसका मैग्नीट्यूड बता दिया जाएगा, और राइट हैंड थंब रूल से उसका डायरेक्शन बता दिया जाएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम राइटिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने में अभी भी कोई समस्या नहीं है। समस्या है तो रेडियस वेक्टर लिखने में। रेडियस वेक्टर लिखने में समस्या है कि रेडियस वेक्टर कभी कांस्टेंट है ही नहीं। रेडियस वेक्टर कांस्टेंटली उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो कांस्टेंटली वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। इसलिए इस एक्सप्रेशन को कभी भी फाइनाइट फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता। इस तरह से इस इक्वेशन को लिखने की गलती कभी भी ना करें। इस तरीके से हमेशा लिखें। आज के दिन यहीं तक कराता हूं, परसों रोटेशनल काइनेमेटिक्स को आगे समझाऊंगा, और परसों मैं रोटेशनल काइनेमेटिक्स पर एक शीट भी दूंगा जिसे आपको वेकेशन के दौरान सॉल्व भी करनी है। मैंने शीट 4 तक तो डिस्कस करा ही दी है, शीट 5 ऑनवर्ड मैं वेकेशन के बाद में डिस्कस कराऊंगा। इट्स द सिंपल मीनिंग इज आई एम गिविंग यू एम्पल ऑफ टाइम टू सॉल्व शीट नंबर 5, शीट नंबर 6 एंड शीट नंबर 7। मैं आपको सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए समय दे रहा हूं। उसको सॉल्व करके रखो, वेकेशन से लौट के आते से ही हम उसका डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। आज के दिन इतना ही।